क्या हो रहा है? बंद करो बच्चे। हाँ भाई चलो। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है अपने पास? दूसरी स्थिति होती है ऊष्मा चालन की। एक तो होती है अपने पास श्यानता की, दूसरी स्थिति होती है ऊष्मा के चालन की। ठीक है, ऊष्मा के चालन की स्थिति में क्या होता है? ये थर्मल कंडक्टिविटी की कंडीशन है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा देखो जरा, थर्मल कंडक्टिविटी की कंडीशन में क्या होता है? अगर मान लो गैस के एक भाग का ताप उच्च है और दूसरे भाग का ताप क्या है? निम्न है। तो इस कंडीशन में गैस के जब एक भाग का ताप उच्च होता है, दूसरे भाग का ताप क्या होता है? निम्न होता है। या फिर अगर अपन कहें कि गैस के अलग अलग भागों का टेम्परेचर अगर अलग अलग हो, वो स्थिति भी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है? हाई टेम्परेचर की स्थिति से लो टेम्परेचर की स्थिति की तरफ क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है। मीन्स जो ऊष्मा है या जो ऊर्जा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ क्या करने लगती है? मूव करने लगती है। और इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? ऊष्मा चालन कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है के से डिनोट किया जाता है 1/3 रो सीवी सी बार लैम्बडा। 1/3 रो सीवी सी बार लैम्बडा क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है। देखो जरा, रो ये तो mn होता है, घनत्व होता है। दूसरा क्या होता है अपने पास? सीवी विशिष्ट ऊष्मा होती है। सी बार ये औसत वेग होता है। और लैम्बडा क्या होता है? माध्य मुक्त पथ होता है। ठीक है, चलो। के का वैल्यू 1/3 mn सीवी सी बार की जगह अगर वैल्यू रखें तो 8 kT अपॉन पाई एम की पावर 1/3। और अगर लैम्बडा की जगह अपन वैल्यू रखें तो, एक मिनट थोड़ा सा इसको, के इक्वल टू 1/3 mn सीवी 8 kT अपॉन पाई एम की पावर 1/2। तो लैम्बडा है तो अपने पास 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। कैंसिल, तो के का वैल्यू हो गया आपके पास 1/3 m सी वी 8 kT अपॉन पाई एम की पावर 1/2 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, और ये के का वैल्यू भी क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है अंडर द रूट टी के। इसका मतलब किसी गैस में अगर गैस के अलग अलग भागों का टेम्परेचर अलग अलग हो, उस कंडीशन में गैस का जो ऊष्मा चालकता है वो परम ताप के क्या होता है? वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दूसरी स्थिति होती है हमारे पास ऊष्मा चालन की। ठीक है, एक तीसरी स्थिति और आती है हमारे पास, विसरण की स्थिति। विसरण की स्थिति में क्या होता है? जब गैस के, चलो जरा देखो एक बार की है, फिर अपन विसरण की स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखो जरा फटाफट से, बोलो।
आगे बात करें। इसका मतलब यह है कि विसरण की ये ऊष्मा चालन की स्थिति में परम ताप के समानुपाती होता है ऊष्मा चालन। ठीक है, मीन्स ताप बढ़ने पर ऊष्मा का चालन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब जरा तीसरी बात करते हैं अपन, आओ जरा इधर। तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो है विसरण। इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है जब गैस के अलग अलग भागों का घनत्व अलग अलग हो। जब गैस के अलग अलग भागों का घनत्व भिन्न भिन्न हो, एक जैसा घनत्व नहीं हो। क्योंकि अपन ने कहा था मैक्सवेल का जब वेग बंटन अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने ये कहा था कि घनत्व समान होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है और घनत्व क्या है, अलग अलग है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो उच्च घनत्व की स्थिति होती है इसको अपन उच्च सांद्रता की स्थिति भी कहते हैं। उच्च घनत्व की जो स्थिति होती है वो हाईली कंसंट्रेशन की कंडीशन भी है। ठीक है, तो जो पार्टिकल होते हैं या जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता की स्थिति से या उच्च घनत्व की स्थिति से निम्न घनत्व या निम्न सांद्रता की तरफ क्या करने लगते हैं, अभिगमन करने लगते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में जब अणु इधर से इधर जाएगा तो क्या हो रहा है, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। और ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन विसरण कहते हैं। यह विसरण की स्थिति है। और विसरण की स्थिति में क्या होता है, उच्च घनत्व या उच्च सांद्रता से निम्न घनत्व या निम्न सांद्रता की ओर द्रव्यमान का क्या हो जाने लगता है, स्थानांतरण होने लगता है। और डिफ्यूजन के लिए अपन जिस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, डी, इसको अपन कहते हैं विसरण गुणांक। और इसका वैल्यू होता है 1/3 रो सी बार। ठीक है, रो घनत्व, वैल्यू होता है mn सी बार 8 kT अपॉन पाई एम। ठीक है, चलो इसका मतलब डी का वैल्यू हो गया 1/3 mn अपॉन 8 kT अपॉन पाई एम। ओ सॉरी, एक मिनट, लैम्बडा सी होता है, रो सी नहीं, लैम्बडा सी। रो माध्य मुक्त पथ होता है, और इसका वैल्यू 1/3 n पाई डी स्क्वायर होता है। सी बार का वैल्यू 8 kT अपॉन पाई एम अंडर द रूट होता है। जब ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ यूज करते हैं तो इसका वैल्यू आता है अपने पास d इक्वल टू 1/3 इंटू 1/√2 n पाई डी स्क्वायर इंटू 8 kT अपॉन पाई एम की पावर 1/2। ठीक है, तो यहां भी वही कंडीशन, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है, अपन इससे जब रो की फॉर्म में इसका वैल्यू लेके आते हैं तो इसका वैल्यू आता है अपने पास d इक्वल टू 2/3 पाई डी स्क्वायर
1/रो mRT/पाई की पावर 1/2। एक्चुअली अपन इसमें क्या करते हैं, एक तो एन के की जगह ऊपर एन का इंटू करते हैं, नीचे भी एन का इंटू करते हैं, तो एक तो एन की टर्म ले लेते हैं अपन। इसको जरा ऐसे लिखो, ये थोड़ा ज्यादा ठीक है। डी इक्वल टू 3πd² इंटू 1/रो mRT/पाई की पावर 1/2। ये कंडीशन आती है। अब इस पूरी कंडीशन में एक तो ये होता है कि ये जो डी है ये प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ के। अच्छा, और ये जो रो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है टी इनवर्स के। ये दो कंडीशन अपन अलग से यूज करेंगे इसमें। एक तो डी प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ के, और एक रो प्रोपोर्शनल होता है टी इनवर्स के। ये रो टी इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, जब ये ऊपर जाता है तो ये पूरा जो वैल्यू है ये डी प्रोपोर्शनल हो जाता है टी की पावर 3/2। ये चीज थोड़ा याद रखनी पड़ेगी आपको कि जो डी होता है वो तो टी हाफ के प्रोपोर्शनल है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो घनत्व होता है वो टी इनवर्स के प्रोपोर्शनल होता है। अपन करते कुछ नहीं है, अपन का काम ये है कि अपन हमारे पास ऊपर m का इंटू कर लेते हैं एक तो, या फिर अगर अपन ऐसे कहें कि m की पावर 1/2 का ऊपर इंटू कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो n है, यहाँ n का इंटू करते हैं, यहाँ भी एक n का इंटू करते हैं, तो n इंटू के तो क्या बन जाता है, r बन जाता है, और नीचे एक n रह जाता है। तो इस सारी स्थिति के लिए अपन d प्रोपोर्शनल टी हाफ और रो प्रोपोर्शनल टी इनवर्स, और उस कंडीशन से d प्रोपोर्शनल t की पावर 3/2। इसका मतलब विस्तरण, हमने तीन स्थितियों के बारे में बात की। एक स्थिति थी अपने पास नीटा, ये प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ के। दूसरी स्थिति थी के, ये प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ के। और तीसरी स्थिति है डी, ये प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 3/2 के। नॉर्मली तो फॉर्मूला ये कहता है टी की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 3/2 है, क्योंकि इसमें क्या आता है, एक घनत्व की जो टर्म आती है या डेंसिटी की जो टर्म है वो टी इनवर्स के प्रोपोर्शनल होती है, तब डी का वैल्यू क्या बनता है, टी हाफ बनता है, ठीक है। और डी प्रोपोर्शनल हो जाता है डी टी की पावर 3/2 के। तो अपने पास ये तीन स्थितियां हैं, और तीनों स्थितियों के जो अभिगमन गुणांक हैं अपने पास, देखो जरा याद रखने का जो तरीका है इनको, सबसे पहले आप याद रखें विसरण को। विसरण में क्या है, d इक्वल टू 1/3 सी बार लैम्बडा। दूसरा है आपके पास शांता, नीटा इक्वल टू 1/3 रो सी बार लैम्बडा। अपन ने क्या किया, रो और इंक्रीज किया उसमें। तीसरी कंडीशन है अपने पास ऊष्मा चालन, ये विसरण का गुणांक है, ये शांता का गुणांक है, और ये ऊष्मा चालन गुणांक है। के इक्वल टू 1/3 रो सीवी सी बार लैम्बडा। जब ऊष्मा चालन की स्थिति तो आप विशिष्ट ऊष्मा की एक टर्म और यूज करेंगे। और ये तीनों की तीनों अपने पास क्या होते हैं, अभिगमन परिघटनाओं के गुणांक होते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो जरा अपन एक दो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो जरा क्वेश्चन दिया है इसने, ऑक्सीजन गैस के शांता गुणांक का परिकलन कीजिए। O2 गैस के शांता गुणांक का क्या करना है अपन को, परिकलन करना है, ठीक है।
एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं, जरा ऐसे करो पहले, जरा एक मिनट रुको, जरा एक दूसरा क्वेश्चन लिखो पहले, फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कह रहे हो? सिलेबस आ गया क्या न्यू साइट पर? पता नहीं भाई, मैंने तो देखा नहीं अभी। हाँ, जरा एक क्वेश्चन लिखो पहले, जो पूछा गया है पहले वो लिखें। नाइट्रोजन अणु का व्यास N2, अणु का व्यास 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। नाइट्रोजन अणु का व्यास 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। 330 केल्विन ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर 1 atm दाब पर इसके माध्य मुक्त पथ की गणना करो। लैम्बडा का वैल्यू चाहिए आपको। N2 अणु का व्यास है 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। T का वैल्यू है 330 केल्विन और P का वैल्यू है 1 atm। ठीक है, और इसने एक और वैल्यू दे रखा है K का, जो वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू है 1.3 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोल केल्विन। जूल पर केल्विन, मोल केल्विन। ठीक है, अपने पास लैम्बडा का वैल्यू होता है KT अपॉन √2 पाई d स्क्वायर P। P दे रखा है इसने 1 atm। ठीक है, और 1 atm का मतलब होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, तो अपना काम क्या है, अपन कई सारी वैल्यूज रख देते हैं। K का वैल्यू है अपने पास 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इधर ये वैल्यू है 330 अपॉन √2, पाई का वैल्यू है 3.14, व्यास दे रखा है इसने 3.4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, डी क्या होता है, नाइट्रोजन अणु का व्यास ही तो होता है। चलो 3.4 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर इंटू 10⁵ सॉल्व कर लेना जरा इसको, और अपन को क्या मिल जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।